नमस्कार। आज बात करेंगे भारत के बंटवारे की। एक ऐसी कहानी कि कैसे नक्शे पर खींची गई बस एक लकीर ने एक पूरे उपमहाद्वीप को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। सोचिए, अगस्त 1947 का महीना, दिल्ली का एक बंद कमरा। अंदर एक आदमी बैठा है, हाथ में सिर्फ एक पेंसिल, सामने आबादी के कुछ आंकड़े और एक ऐसा नक्शा जिसे वो ठीक से पढ़ना तक नहीं जानता था। उसे शायद जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी खींची हुई एक लकीर कोई मामूली लकीर नहीं होगी। वो 2 करोड़ लोगों को बेघर कर देगी। कौन था ये आदमी? इनका नाम था सर सिरिल रैडक्लिफ। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर कैसे कैसे एक आदमी सिर्फ एक लकीर खींचकर इंसानी इतिहास के सबसे बड़े विस्थापन की वजह बन गया। चलिए आज इसी बंटवारे की कहानी की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस एक आदमी और उसकी खींची एक लकीर की, मतलब बंटवारे के उस आर्किटेक्ट की जिससे ये नामुमकिन सा काम सौंपा गया था। ये थे सर सिरिल रैडक्लिफ, एक ब्रिटिश वकील। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें भारत का कोई जरा सा भी अनुभव नहीं था। और जानते हैं उन्हें चुना क्यों गया? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ना तो कांग्रेस की तरफ थे और ना ही मुस्लिम लीग के। मतलब अंग्रेजों के लिए ये तथाकथित निष्पक्षता भारत के ज्ञान से कहीं ज्यादा जरूरी थी, ताकि बंटवारे के फैसले पर कोई उंगली न उठा सके। और तो और, लॉर्ड माउंटबैटन ने उन्हें यह पहाड़ जैसा काम पूरा करने के लिए कितना वक्त दिया? सिर्फ 5 हफ्ते। जी हाँ, सिर्फ 5 हफ्ते। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था। अरे नहीं, ये तो हर एक चीज का बंटवारा था। देखिए, रैडक्लिफ के सामने सबसे बड़ी सिरदर्दी थे लाहौर और कलकत्ता जैसे बड़े शहर। अब लाहौर को ही ले लीजिए, वहां किसी भी एक समुदाय की साफ साफ मेजॉरिटी थी ही नहीं। करीब 5 लाख हिंदू, 1 लाख सिख और 6 लाख मुस्लिम। बड़ा मुश्किल फैसला था। तो आखिर में ये तर्क दिया गया कि अगर लाहौर भारत को मिला तो नए बनने वाले पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहरी केंद्र ही नहीं बचेगा, और बस इसी आधार पर लाहौर पाकिस्तान को दे दिया गया। और जैसा मैंने कहा, बंटवारा सिर्फ शहरों का नहीं हो रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे, हर चीज बंट रही थी। दफ्तर की फाइलों से लेकर लाइब्रेरी की किताबों तक, फर्नीचर, सीलिंग फैन, टाइपराइटर, अरे छोड़िए, यहां तक कि बोर्ड पर लगने वाली पिन्स तक को बांटा जा रहा था। सोचकर भी अजीब लगता है ना? लेकिन बंटवारे की सबसे कह सकते हैं बेतुकी कहानी तो 60 बत्तखों की है। हुआ ये कि बंगाल सरकार ने इंग्लैंड से 60 बत्तखें इंपोर्ट की थीं। अब जब तक वो भारत पहुंची, देश बंट चुका था। तो अब सवाल ये खड़ा हो गया कि भाई ये बत्तखें किसकी हैं, पूर्वी बंगाल की या पश्चिमी बंगाल की? और सबसे बड़ा सवाल, इनका बिल कौन भरेगा? अब आते हैं इस कहानी के सबसे दर्दनाक हिस्से पर, इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन। अब बात करते हैं उस लकीर को खींचने की इंसानी कीमत क्या थी। आज़ादी तो 15 अगस्त को मिली, लेकिन बॉर्डर की घोषणा हुई 17 अगस्त को। और उस एक घोषणा ने रातों रात करीब करीब 2 करोड़ लोगों को अपने ही घरों में अजनबी बना दिया। सोचिए, उन्हें अपना सब कुछ, घर, जमीन, यादें, सब छोड़कर एक ऐसे देश की तरफ चलना पड़ा जिसे उन्होंने कभी देखा तक नहीं था। ये इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे भयानक शरणार्थी संकट था। और हालात कितने बेकाबू हो गए थे, इसका अंदाजा बस इन आंकड़ों से लगाइए। एक तरफ थे 2 करोड़ बेघर, भटकते हुए लोग, और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाई गई एक स्पेशल फोर्स, पंजाब बाउंड्री फोर्स, जिसमें सैनिक कितने थे? सिर्फ 55,000। 2 करोड़ लोगों के लिए सिर्फ 55,000 सैनिक। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं था, पूरी तरह से नाकाफ। इस दौरान जो दंगे हुए, उनका सबसे खौफनाक चेहरा थी घोस्ट ट्रेन्स या भूतिया ट्रेनें। एक ऐसी ही ट्रेन जब पाकिस्तान से अमृतसर पहुंची तो उसमें एक भी इंसान जिंदा नहीं था, सिर्फ लाशें और लाशें। और उस ट्रेन की दीवार पर चौक से एक संदेश लिखा था, ये ट्रेन नेहरू और पटेल को हमारी आज़ादी का तोहफा है। ये याद रखना जरूरी है कि ऐसी दर्दनाक ट्रेनें दोनों तरफ से आ जा रही। अब एक ऐसे हिस्से की बात करते हैं जो उस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण जैसा था, कलकत्ता का चमत्कार। सोचिए, एक तरफ जहां पूरा देश हिंसा की आग में जल रहा था, वहीं एक अकेला आदमी उस तूफान के सामने दीवार बनकर खड़ा था। ये तुलना देखिए, कितनी हैरान करने वाली है। एक तरफ पंजाब, जहां 55,000 सैनिकों की फौज मिलकर भी हिंसा नहीं रोक पा रही थी, और दूसरी तरफ कलकत्ता, जहां एक अकेले आदमी ने शांति कायम कर दी। और वो एक आदमी थे, महात्मा गांधी। गांधी जी ने शांति कायम करने के लिए जो शर्तें रखीं, वो किसी को भी चौंका दें। पहली, वो एच.एस. सुहरावर्दी के साथ रहेंगे
वही सुहरावर्दी जिन्हें कलकत्ता के हिंदू कलकत्ता का कसाई कहकर बुलाते थे। दूसरी, उन्होंने नोआखाली के मुसलमानों से वहां के हिंदुओं की पूरी सुरक्षा का वचन मांगा। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, उन्होंने बिना किसी हथियार या सुरक्षा के रहने का फैसला किया। इसके बावजूद जब शहर में फिर से हिंसा भड़की तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। और फिर जो हुआ वो वाकई एक चमत्कार था। सिर्फ 73 घंटों के अंदर दंगों में शामिल गिरोहों के बड़े बड़े सरगना खुद चलकर आए और गांधी जी के कदमों में अपने हथियार डाल दिए। शायद ये उनकी नैतिक शक्ति ही थी, अपनी जान दांव पर लगाने की हिम्मत, जिसने वो कर दिखाया जो हजारों की फौज नहीं कर पाई। इसीलिए इसे कलकत्ता का चमत्कार कहा गया। और ये बात भी सच है कि गांधी जी के जीते जी कलकत्ता में फिर कभी कोई बड़ा सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। चलिए अब बात करते हैं बंटवारे के साथ साथ चल रही एक और बहुत बड़ी चुनौती की, 565 रजवाड़ों का विलय। ये सिर्फ बंटवारे की कहानी नहीं थी, ये एक राष्ट्र के निर्माण की भी कहानी थी। जरा सोचिए, उस वक्त भारत में छोटी बड़ी मिलाकर 565 रियासतें थीं और अंग्रेजों ने जाते जाते इन सब के राजाओं को 3 ऑप्शन दे दिए, या तो भारत में शामिल हो जाओ, या पाकिस्तान में, या फिर आजाद रहो। अगर ये सब आजाद हो जाते ना, तो भारत का नक्शा एक स्विस चीज के टुकड़े जैसा दिखता, जिसमें जगह जगह 500 से भी ज्यादा छेद होते। इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन बनाया 3 लोगों की एक टीम ने। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी राजनीतिक समझ और लौह इच्छा शक्ति ने राजाओं को रास्ता दिखाया। उनका साथ दे रहे थे वीपी मेनन, एक शानदार सिविल सर्वेंट जिन्होंने हर बातचीत और कागजी कार्रवाई को संभाला। और तीसरे थे लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने अपने रॉयल कनेक्शन का इस्तेमाल करके राजाओं को भारत में शामिल होने के लिए राजी किया। जूनागढ़ का किस्सा तो बड़ा ही दिलचस्प है। वहां के नवाब साहब, जिन्हें कुत्तों से बेहद लगाव था, उन्होंने अचानक पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान कर दिया। लेकिन जब वहां की जनता से पूछा गया, मतलब एक जनमत संग्रह कराया गया, तो फैसला बिल्कुल साफ था। 91% लोगों ने भारत के साथ रहने के लिए वोट दिया। लेकिन कश्मीर का मामला वो सबसे ज्यादा पेचीदा था। महाराजा हरि सिंह आजाद रहना चाहते थे, पर 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के समर्थन से कबाइलियों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया। अब महाराजा हरि सिंह घबरा गए। सिर्फ 2 दिन बाद 26 अक्टूबर को उन्होंने भारत के साथ विलय के कागजात पर साइन कर दिए। और फिर देखिए फुर्ती, अगले ही दिन भारतीय सेना को हवाई जहाजों से सीधे श्रीनगर उतारा गया और उन्होंने घाटी को बचाया। ये लड़ाई 1949 तक चली, जब तक कि यूएन ने बीच में आकर सीज फायर नहीं करवाया, और वहीं से बनी लाइन ऑफ कंट्रोल। तो देखिए, यही है 1947 की दोहरी हकीकत। एक तरफ बंटवारे की एक भयानक त्रासदी थी, तो दूसरी तरफ 565 रियासतों को एक करके भारत बनाने का एक चमत्कार भी था। एक ही वक्त पर लिखी गई एक त्रासदी और एक महाविजय की कहानी ये सोचने पर मजबूर करती है ना, कि आखिर कोई भी मुल्क इतने विरोधाभासों से भरे जन्म से कैसे उभरता है और कैसे आगे बढ़ता है।